600 500 600 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और वो एग्जाम तो सारे नेट से सारे नेट की बात करेंगे तो सारे लिखते हैं, उसमें आईआईटी वाले बच्चे भी लिखते हैं, टीआईएफआर वाले बच्चे भी लिखते हैं, बहुत आईएसआई सारे वाले। लोगों का इंडिया में होता है कि हाँ चलो फेलोशिप है ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ये आप भी मानते हो कुछ चीजें होती है, तो इस बारे में उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? बहुत सारे लोग उस हायर स्टडी में जाना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, उसके बाद उनको भी जॉब के लिए जाना है, तो उनको किन बातों को ध्यान में रख के रिसर्च टॉपिक चूज करना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला चाहता हूँ, टीचिंग में जाना चाहता हूँ, तो इसीलिए तो ये मेरा खुद का है, पर्सनल है कि मेरा टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, कंपनी में काम करिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छा आदमी बनना। आप कोशिश करिए, आप वो बनिए और ईमानदार रहिए, एक अच्छा आदमी बनिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्सनालिटी जिनका एकेडमिक करियर में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। तो हम बात करेंगे डॉक्टर उज्ज्वल मिश्रा, जिन्होंने पीएचडी आईआईटी मद्रास से कंप्लीट की है और करंट में अभी वीआईटी भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर है। इनका बोला जाए तो सीएसएनेट में काफ़ी अच्छा रैंक था। 2016 में इन्होंने 51 रैंक के साथ अपना सीएसएनेट जेआरएफ क्वालिफाई किया था। तो इनसे बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, लाइक कि अभी पीएचडी जर्नी में जो लोग जा रहे हैं तो उनको किन चीज़ों में किन चीज़ों को बातों को ध्यान में रखना चाहिए, लाइक कि बाद में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कितना ज़्यादा है, पीएचडी में जा रहे हैं तो एंट्रेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस टॉपिक पे वो लोग पूछते हैं क्वेश्चंस पैनल वाले, और भी बहुत सारे टॉपिक्स, इनकी जर्नी क्या रही। ठीक है, तो वेलकम वेलकम सर, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। थैंक यू अनीस, मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। ओके सर, तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा कि आपकी जो जर्नी रही, लाइक मैं जहां तक देख पा रहा हूं आपका डिटेल्स, लाइक आपकी सीजी से हुई थी प्राइमरी, लाइक इंटर तक का एजुकेशन, कुछ इंटरमीडिएट। हाँ, 10th 1 to 10th में मेरे बिहार से ही हुआ था, मेरे घर गांव से ही, और 11th 12th मैंने छत्तीसगढ़ से, वहां से मैंने इंटर किया था, तो 11th 12th मेरा छत्तीसगढ़ से था। ओके, 11 12 के बाद आप बिहार से फिर पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया आपने, सेंट्रल हाँ यूनिवर्सिटी से एमएससी किया। तो जैसे कि हम भी बिहार से हम भी हैं, तो लोग वहाँ पे इतना जल्दी इतने लॉन्ग जर्नी में जाने के लिए सोचते नहीं है, तो आपको क्या चीज़ था कि मोटिवेट किया कि हाँ इस लाइन में जाना है? क्या चीज़ ड्राइव किया, कब क्लिक किया कि इसी लाइन में जाना है, कब सोचा कि हायर स्टडी में जाना है? हायर स्टडी में जाने का जो सबसे बड़ा योगदान है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार का ही है अपना। वहाँ क्या था कि जब मैं 12th किया, 12th सॉरी ग्रेजुएशन, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस समय मेरा प्लान था कि उस समय नेट के क्वेश्चन बनते नहीं थे, क्योंकि मैं साइंस कॉलेज से था, वहाँ इस तरीके का पढ़ाई नहीं होता था। हाँ, मैं क्लासेस रेगुलर जाता था, मैं एडिशनल कोचिंग भी लेता था, पर उस कोचिंग से वहाँ पढ़ाते थे कि प्रूफ दैट दिस इज अ वेक्टर स्पेस, प्रूफ दैट दिस इज अ ग्रुप विद सुटेबल एग्जांपल एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो हाँ, तो लेकिन जब नेट के क्वेश्चंस बनाते थे तो उससे नेट के क्वेश्चंस नहीं बनते थे, उस हिसाब की पढ़ाई नहीं होती थी। तो उसके बाद था कि फिर करेंगे क्या ग्रेजुएशन के बाद। तो मैंने ग्रेजुएशन के अपने थर्ड ईयर में ही, थर्ड ईयर में मैंने फिर मेरा प्लान था कि मैं एसएससी की तैयारी करूंगा, और एसएससी की तैयारी में जो मेजर कंपोनेंट होता था वो मैथ का होता था। 200 नंबर का पेपर मैथ का होता था। मैथ मीन्स नॉर्मल मैथ, वो x+y=3 इस टाइप का मैथ, एंड 200 नंबर का इंग्लिश होता था एक पेपर। तो फिर मैंने इंग्लिश के कोचिंग किया था। इंग्लिश उतनी अच्छी तो नहीं थी, तो फिर मैंने इंग्लिश का कोचिंग किया, और प्लान यही था कि तो मैंने थर्ड ईयर कंप्लीट होते होते, ग्रेजुएशन का बीएससी थर्ड ईयर कंप्लीट होते होते तक मैंने लाइक वो कर लिया था, इंग्लिश का कोचिंग कंप्लीट कर लिया था। और मैथ में तो वही जो सामान्य मैथ 10th तक का जो मैथ होता है, राम की उम्र इतनी है उसके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस तो आते ही थे, प्रैक्टिस की जरूरत थी, और इंग्लिश नहीं आता था तो मैंने इंग्लिश का कोचिंग कर लिया था।
और प्लान ये था कि एसएससी में जाना है। क्योंकि कारण क्या था कि कारण यही था कि बीएससी करने के बाद वो नेट के क्वेश्चंस बनते नहीं थे, और फिर बीएससी में जैसा पढ़ाई हुआ एमएससी में भी वैसा ही पढ़ाई होता। तो नेट तो कभी निकलता नहीं, तो फिर हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते। लेकिन उसके बाद फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया, और फिर वहाँ जिस तरीके का एनवायरनमेंट था, जिस तरीके से चीजों को पढ़ाया गया, तो उसके बाद से प्लान बना हायर एजुकेशन में जाने का। हाँ, ओके। तो सेंटर तो वो एमएससी में जब मैंने एडमिशन लिया, तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि मैं हायर एजुकेशन लाइक पीएचडी में जाऊंगा। हाँ, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ग्रेजुएशन तक पता नहीं होता है, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे थे, लेकिन जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं मास्टर्स करने के लिए, तो वहाँ हम्म। पे आपको डायरेक्शन मिल जाता है, अच्छे प्रोफेसर्स मिल जाते हैं, तो आपको पता चल हाँ जाता है कि हम जा सकते हैं। जैसे कि आपके हाँ। साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी गए साउथ बिहार से, कहीं न कहीं मैं भी एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से ही कंप्लीट किया हूँ, 2016 और 18 में। तो कहीं न हम्म। कहीं वो एडवांटेज मिलता है अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे गाइडलाइंस का, और क्या-क्या ऑप्शंस है वो पता चल जाते हैं। तो आप एमएससी कर रहे थे, तो एमएससी की जर्नी में मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहती थी सीएसआई नेट प्रिपरेशन का आपका? जैसे कि आपकी जो रैंक रही है काफ़ी अच्छी रही है। उस समय किन से टॉपिक को ध्यान में रखा जाता था? लाइक लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, किस तरह हम्म। से प्रैक्टिस किया था? किस तरह से प्रिपरेशन किया था? हाँ, इसमें क्या है कि आपको जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, पहला बात तो आपको स्टैंडर्ड बुक छोड़ना, स्टैंडर्ड बुक को पकड़ना पड़ेगा। जैसे जब मैं ग्रेजुएशन में था, साइंस कॉलेज में था, तो वो लाल जी वाली बुक चलती थी, उस सब से आपका भला नहीं होने वाला है। तो जब यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आया, तो फिर यहाँ पर सर लोग एक अच्छी बात थी कि वो लोग स्टैंडर्ड बुक ही फॉलो करते थे। जैसे मैंने रियल एनालिसिस के लिए बाटले सेवर्ट की बुक, हुँ, हुँ, हुँ। तो केवल फैकल्टीज का पढ़ा देना इनफ नहीं होता है। वो तो अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन इवेंचुअली आपको ही लाइक क्लासरूम के 50 मिनट का क्लास होता है, एक सेमेस्टर होता है, रियल एनालिसिस का एक कोर्स होता है। तो उनमें सीमाएं होती हैं, उसमें सारे 100 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन नहीं करवाए जा सकते हैं। तो लेकिन हाँ, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। और तो स्ट्रेटेजी के लिए आपको, जो जैसे कि सर लोग बाटले सेवर्ट की बुक पढ़ाते थे रियल एनालिसिस के लिए, तो उसके प्रॉब्लम्स आपको ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर वो आप नहीं करिएगा, तो जैसे कि आपने नेट में कहा, वो नहीं, मतलब मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा की मैं बात करूँ, तो लीनियर अलजेब्रा के लिए सर बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, लेकिन वो जहाँ जो वहाँ फॉलो हो रही थी, मैं उसकी बात करता हूँ। तो सर जो विवेक सर थे, वो पीके साइकिया की बुक फॉलो करते थे। वो अच्छी बुक थी, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस थे, तो वो थे। तो मैं खुद से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को, और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मेरे मेरे समझ में कि आपको स्ट्रेटेजी के लिए तो सबसे पहले आपको उन सारे बुक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार अपने खुद से बैठ के खुद से सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। क्योंकि 50 मिनट में ऐसा नहीं है कि वो पूरे एक एक्सरसाइज सॉल्व करवा देंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। वो एक दो प्रॉब्लम जो डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल के होंगे, उनको टैकल करते थे। हाँ, लेकिन इवेंचुअली आपको ही एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें जैसे मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूँ, तो पीके साइकिया में वो जस्टिफाई योर आंसर होता था। तो उसमें था कि ये है, तो ये क्यों है, जस्टिफाई करना होता था। तो उस तरीके क्वेश्चन जब आप करेंगे, तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। आप तो इस तरीके से आपको खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी में। जो इम्पोर्टेंट, हाँ, अब जैसे कि स्ट्रेटेजी में एक ये भी पार्ट होगा, जैसे रियल एनालिसिस, उसके लाइक क्वेश्चन, मैं तो 8 साल पहले लिखा था नेट। तो मैं 8 साल 9 साल पहले, तो तभी का मैं बता रहा हूँ। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन, 30-40 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। तो लाइक वो और आपको लाइक क्वालिफाई करने के लिए 100 मार्क्स ही चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे रियल एनालिसिस हो गया, तो रियल एनालिसिस के बुक की एक एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जबकि एमएससी में मेजर थ्योरी भी पढ़ाई होता है। तो मेजर थ्योरी के बुक के साथ एक एक प्रॉब्लम को आप नहीं भी सॉल्व करते हैं, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेजर थ्योरी का 1 या 2 क्वेश्चन आता है, या नहीं भी आता है। तो ग्राफ थ्योरी भी पढ़ाई होता है। तो ग्राफ थ्योरी वैसे में पढ़ाई होता है, तो ऐसा नहीं कि ग्राफ थ्योरी का वो बुक लेके उसका एक एक एक्सरसाइज लगा रहे हैं। वो भी करिए, अगर आपका शेड्यूल, आपका टाइम अलाउ करता है, तो वो भी करिए, वो अच्छी बात है। उससे आप सीखेंगे ही। लेकिन हाँ, अगर हम नेट को फोकस में रखें, तो इन सारे टॉपिक्स को हम छोड़ सकते हैं। जैसे ग्राफ थ्योरी हो गया, मेजर थ्योरी हो गया, जो कि रियल एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लीनियर अलजेब्रा से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए चर्चिल हम लोग पढ़ते थे।
तो हाँ, आपको उन सारे बुक्स के एक एक एक्सरसाइज, लाइक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए गैलियन पढ़ते थे या तमित खुटे आप पढ़ सकते हैं। तो इन सारे बुक्स के एक एक प्रॉब्लम्स को खुद से बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। आज तो एडवांटेज है, उस समय तो नहीं था कि मतलब कि गूगल का सर्च उतना सटीक आंसर नहीं दे पाता था। आजकल तो डीप सीक है या चैट जीपीटी है, वो काफी हद तक सटीक आंसर देता है, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं अगर आप अटकते हैं तो। लेकिन मैं बोलूंगा कि वो बाद में करना है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 उठाए, 4.2 लाइक 4.2 हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट जाके डीप सीक पे सर्च कर लिए। दैट शुड नॉट बी योर स्ट्रेटेजी। आप उस क्वेश्चन को बनाइए, आप सोचिए, नहीं हो सकता है नहीं बने, फिर से सोचिए, फिर उसको लाइक मैं क्या करता था कि मैं पेंसिल रखता था और बैठता था। मैंने लिटिल जोसेफ हेगेलियन के इतने चैप्टर 10 का एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ऑफ कोर्स नहीं बनते थे, कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी होते थे, तो उसको मैं लाइक कट क्रॉस कर देता था एंड देन मैं कीप सॉल्विंग, मैं दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था। फिर मैं फिर से उसको कोशिश करता था, क्योंकि उस समय गूगल पे आप डालते थे तो उतना लाइक एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाता था उस समय। आजकल तो आप डीप पे डालेंगे तो एक्यूरेट आंसर दे देगा, या चैट जीपीटी बहुत हद तक एक्यूरेट आंसर दे देगा। तो उस समय उतने सटीक आंसर भी नहीं होते थे, और तो आप उसमें फिर से उसको दोबारा सोचता था और बनाने की कोशिश करता था। और यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आंसर तो मिल ही जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं करेगा जब तक आप में खुद में आपको लाइक वो थॉट प्रोसेस या नहीं डेवलप होगा। तो वो आपको नेट में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, उसी आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और वो आइडिया आपको आना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस आपका अपना होना चाहिए। मशीन के थॉट थॉट प्रोसेस से तो एग्जाम नहीं लिख पाएंगे। तो मेरे मेरे हिसाब से आपको पहले, सबसे पहले तो नेट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो एमएससी के साथ साथ ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए, उस स्टैंडर्ड बुक का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और उसके बाद, ये तो प्राइमरी स्टेज हो गया, जब आप इतना कर लेते हैं तो ऑलरेडी आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैकल करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैकल करिए। और हाँ, उसमें भी ये भी नहीं, वो भी है कि उसमें आपको ये भी आना चाहिए, जब आप नेट के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें बनाने नहीं होते हैं। और जैसे कि अगर आप सेक्शन में ए को छोड़ देता हूँ, सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं, तो सेक्शन बी में मैथ के 28 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ कोर्स, और कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो स्टैट वाले हमसे नहीं बनते हैं। उस पर अब उसके लिए उतना नहीं कि टाइम वेस्ट नहीं करना है कि अब वो लगे स्टैट पढ़ने। हाँ, अगर आप जैसे कि इलेक्टिव्स वगैरह ऑफर हो रहा है, आप वहां पढ़ लीजिए, वो अलग बात है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। उस 28 क्वेश्चंस में आपको 25 ही बनाना है, 3 तो आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो उस 28 में भी जो 25 बनाना है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 बनाएंगे तो ही सेकंड बनाएंगे, नहीं, वो भी आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप खुद भी सोचिएगा तो क्या लगेगा कि जैसे कि 120 125 नंबर में ही टॉप हो जाता है। ऐसा तो आउट ऑफ इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, 600 500 600 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और वो एग्जाम तो सारे नेट से सारे नेट की बात करेंगे तो सारे लिखते हैं। उसमें आईआईटी वाले बच्चे भी लिखते हैं, टीआईएफआर वाले बच्चे भी लिखते हैं, आईएसआई वाले, तो सारे लिखते हैं, सारे इतने होशियार स्टूडेंट लिखते हैं, फिर भी कट ऑफ 125 ही आता है। तो मतलब क्वेश्चन वाकई में मुश्किल होते हैं। ऐसा नहीं, तो आपको घबरा नहीं जाना है कि अरे यार मेरे से तो 5 क्वेश्चन नहीं बना, वो कोई बात नहीं है, वो मुश्किल है, वो सबके लिए मुश्किल है। मैं बताऊंगा कि हम जब आईआईटी मद्रास में थे तो वहाँ एक टीचर है, बहुत सारे टीचर है, मतलब एक टीचर है, हम लोग उनकी क्लास ले रहे थे, तो ऐसे ही एक मेरा दोस्त था, तो वो एक क्वेश्चन बना रहा था, उससे नहीं बना, तो उसने सर से पूछ लिया, मतलब कि अगले दिन, तो सर से भी नहीं बन रहा था। वो नेट का क्वेश्चन नहीं था, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज, एक बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो ये नहीं है कि मैंने सॉल्व किया है तो मेरे से एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, बड़े बड़े लोगों से भी नहीं बनता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। हाँ, आपका ये होना चाहिए। हाँ, तो वो उस 28, जैसे कि मैं सेक्शन बी की बात कर रहा था, आपके पास 28 प्रॉब्लम्स होते हैं और आपको 25 बनाना होता है, तो 25 में ऐसा नहीं है कि आपको 25 बनाना है, नहीं, आपको आप पहले से ही स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि उसमें आपको इजी क्वेश्चन पिक करने पड़ेंगे, और 15 तो आप कर ही लेंगे।
15 से 18 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लेट से 15 से 18 क्वेश्चन, तो आपका 50 से 51 नंबर वहां से शिफ्ट हो जाता है। एंड देन क्वेश्चन लाइक सेक्शन सी में आप जाएंगे, सेक्शन सी में वहां से आप क्वेश्चन बनाएंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, 15 आपको बनाना होता है, तो आप 5 ही का या 10 का टारगेट लेके चलिए, 20 नंबर का टारगेट आप वहां से लेके चलिए, तो 70 नंबर इधर हो गया। उधर से आप 10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, और इस तरीके से आप बनाइए। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन पे, उस समय क्या होगा कि क्वेश्चन नहीं बनता रहता है एग्जामिनेशन में। मैं देखता था कि मेरा टाइम ही कम हो जाता था, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वो स्ट्रेटेजी की कमी होती है, वो पीवाई क्यू आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। वो आप, ये बेटर ये रहेगा कि आप एक पीवाई की लीजिए और बैठिए, उसको 3 घंटे में आप बनाइए, खुद से बनाइए। पहले पहले तो आपने एक्सरसाइज प्रॉब्लम बना लिए हैं, गैलियन के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बना लिए हैं, सबट के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स बना लिए हैं। जब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तब आप बैठ 3 घंटे का 3 घंटे का समय दीजिए और देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बना है। एक स्ट्रेटेजी के साथ बैठिए, ऐसा नहीं कि सेक्शन ए में एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड। ये आपको लाइक फाइनल सिलेक्शन में आपको बाधा डाल सकता है। तो सेक्शन एस के भी क्वेश्चंस बनाने हैं। अब वो नहीं कि आप, हाँ, 15 के 15 क्वेश्चन उसी से बनाना है, ऐसा भी नहीं है। 10 क्वेश्चन आप कोशिश करिए कि उस पीवाई की आप सॉल्व करिए, आपको 10 क्वेश्चन वहां से बनाना है, वहां से 20 नंबर आ जाएगा। फिर 20 से आप देखिए कि आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। आप देखिएगा तो एग्जाम में 3 घंटा कम पड़ जाता है। तो ये तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहला स्टेप तो वही होगा कि स्टैंडर्ड बुक के प्रॉब्लम एक्सरसाइज सॉल्व करना, खुद से दोस्तों के साथ डिस्कस करना। इवेंचुअली आप नेट वगैरह का हेल्प ले सकते हैं आंसर के लिए। उसके बाद खुद से बैठ के पीवाईक्यू को सॉल्व करना। ये सब इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको हेल्प कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी डिटेल में लगभग मेन पॉइंट्स आपने डिस्कस कर दिया। बाकी लोग जो भी सुन रहे हैं, लाइक जो एमएससी कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। लाइक कि जो भी सिलेबस कवर हो चुका है, जो टॉपिक्स हो चुका है, अगर वो नेट के सिलेबस में है तो उसको एक्सरसाइज लगाइए। उसी ड्यूरेशन 2 साल के ड्यूरेशन अगर लगा लेते हो तो काफ़ी एडवांटेज होगा। फिर आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर टाइम मैनेज करते हो, जो जैसा कि सर ने बताया डिटेल्स में। ठीक है? हाँ, तो सर जैसे कि आप जेआरएफ के बाद पीएचडी एंट्रेंस के लिए गए होंगे, है ना? पीएचडी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा। तो क्या चैलेंजेज उस समय फेस करना पड़ा था? लाइक क्या डिफिकल्टीज थी? इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं? क्या वो पैनल्स वाले ध्यान में रख के पूछते हैं? तो किस तरह से उसको हैंडल करना होता है? जो लोग भी बहुत सारे अभी पीएचडी एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए आप डिटेल्स में थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, तो इसमें जैसे कि जिस समय मैं कर रहा था, तो उस समय मैं खुद का ही स्टोरी बताता हूँ। तो उस समय मेरा 2 जगह, बहुत जगह शॉर्ट लिस्ट वगैरह हुआ था। जैसे मेरे जून का रिजल्ट आया था, अक्टूबर में आया था। जून वाला जो था उसका रिजल्ट अक्टूबर में आया था। तो उस समय जहाँ पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल था वहाँ पास मैंने डाला था। तो मैं 2 जगह जा पाया था, बहुत जगह शॉर्टलिस्ट होने के बाद मैं 2 जगह जा पाया था। एक आईआईटी मद्रास गया था और एक आईआईटी गुवाहाटी गया था। तो वहां पास आपका जो होता है वो रिटर्न, तो पहला स्टेप तो होता है रिटर्न का। तो रिटर्न में आईआईटी मद्रास की मैं बात करूँ तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे रियल एनालिसिस का एक पेपर एक ही रहेगा, उस पेपर में सेक्शंस रहेंगे। रियल एनालिसिस का एक सेक्शन हो गया, लीनियर अलजेब्रा का एक सेक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का एक सेक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक सेक्शन हो गया। इस तरीके से सेक्शन रहते हैं और 5 क्वेश्चन आपको बनाने रहते हैं। चूजिंग बेस्ट 3 इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन रहता है। तो 3 टॉपिक चूज करके आप 5 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। और हाँ, जबकि मैं वहां जब गया था आईआईटी गुवाहाटी में, तो वहां था कि रियल का अलग पेपर था, अप्लाइड का अलग पेपर था। तो आपको पहले चूज करना था कि आप रियल में जाना चाहते हैं कि अप्लाइड में। तो अगर अभी आप ये रियल, पैटर्न अभी पैटर्न ये चेंज हो गया है सर, कहीं-कहीं पे अच्छा, एक ही पेपर होता है, लाइक और ये कुछ जगह सब्जेक्टिव होता है, कुछ जगह तो ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सारे हाँ आईआईटीज़ तो में। हाँ तो हाँ मैं जब था तो वहाँ तो उस समय सब्जेक्टिव था। आईआईटी गुवाहाटी में भी सब्जेक्टिव था और आईआईटी मद्रास में भी सब्जेक्टिव था। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मुझे कुछ अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ा था। मैंने जो क्लास, ये जो चीज आप करेंगे, जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो वो हाँ, ऑटोमेटिकली वहाँ के क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ अलग ग्रह से क्वेश्चन लेके आते हैं वो लोग, इसी यूनिवर्स के क्वेश्चन होते हैं। ऑफ कोर्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, आई मीन कुछ हॉट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए हाँ, लेकिन अगर आपका आपने ऑलरेडी ये काम जो नहीं करेंगे, आप नहीं किया है आपने, अगर जैसे कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना, तो फिर वो क्वेश्चंस भी आपसे नहीं सॉल्व होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसका जो ऑर्डर रहेगा वो इसके ऑर्डर से ऊपर रहेगा। ये जो बुक के एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे, इसके ऑर्डर से एक ऑर्डर ऊपर रहेगा, नेट के ऑर्डर से भी एक ऊपर ऑर्डर रहेगा। तो आपको सारे क्वेश्चन सही सही नहीं भी करना है, तो आप कितना अटेम्प्ट करते हैं, कहाँ तक अटेम्प्ट, क्योंकि सब्जेक्टिव होने का यही फायदा होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव में आपके पास यस नो आपने बनाया, आंसर अगर 4 है, लेट्स से आपका आपने सॉल्व किया, फाइनल आंसर आपका 4 है, और 4 आंसर है, उसमें 4 आंसर है, तो वो सही हो गया। अगर 4 नहीं है तो गलत हो गया। आपने बीच में कितना सही किया, आपने कैसा सोचा, वो सारे चीजें मैटर नहीं करते हैं ऑब्जेक्टिव में। लेकिन सब्जेक्टिव में ये चीजें मैटर करती है, आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो वो लोग ये नहीं देखेंगे कि हाँ कि प्रूव दैट दिस मच इक्वल एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो हो सकता है आपका आरएचएस ना आ जाए, लेकिन एलएचएस को आपने कैसे अप्रोच किया है, आप कहाँ तक सॉल्व कर ले जा पा रहे हैं, आप किस तरीके से सोच रहे हैं, सब्जेक्टिव में इस तरीके का बेनिफिट होता है। और इसका फायदा आपको मिलेगा अगर आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व किए रहेंगे तो, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चन इससे ज्यादा ऑर्डर के रहेंगे, हायर ऑर्डर के थिंकिंग में। तो वहाँ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल इतना अगर आप कर लेते हैं ईमानदारी से, तो यही सारी की सारी चीजें आपको वहाँ हेल्प करेंगी। और हाँ, उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। इंटरव्यू में भी वही वो आपसे बोलते हैं कि आपने क्या तैयार करके आए, आप क्या तैयार करके आए हैं, और उससे ही क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे साथ तो यही हुआ था दोनों जगह पे। वहाँ आईआईटी मद्रास में भी उन्होंने पूछा था कि आपने क्या टॉपिक, अब मेरे से ही नहीं, सब लोगों से पूछते हैं। हाँ। और गुवाहाटी में भी यही कि आपका क्या टॉपिक है, आप किसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, और उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। और उसी से भी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी ग्रेजुएशन लेवल, सॉरी एमएससी लेवल का ही होता है। और वो बुक जो अगर आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं उसी से होता है बस। तो उसी में आपको एक प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलते हैं, तो वो बन जाता है। अगर आप ये सब चीजें ईमानदारी से किए रहेंगे तो वो भी हो जाएगा। वो कुछ उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, आपको एफर्ट एमएससी में ही डालना है। एमएससी ही आपका एक इम्पोर्टेंट होगा, और वही आपका डिसाइड करेगा कि आपका नेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपका पीएचडी में किसी अच्छे जगह होगा कि नहीं होगा। और वही इवेंचुअली आपका ये डिसाइड करेगा कि आपका पीएचडी कैसा होगा। क्योंकि आप बोलेगा कि मैं वहां जाके हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करूंगा, ये थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप में थिंकिंग एबिलिटी ही नहीं है, अगर आप जैसे कि यहाँ मैं ये हायर ऑर्डर थिंकिंग या थिंकिंग एबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो नेट की कोचिंग के लिए दिल्ली चले जाएंगे और वो उसको हेल्प करेगा। तो वो मेरे समझ में वो अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको ट्रिक सिखाएंगे, शॉर्टकट सिखाएंगे। तो उससे आपका हो सकता है कि नेट निकल जाए, लेकिन वो आपका नुकसान ही कर देगा जब आप आईआईटी वगैरह का एंट्रेंस लिखिएगा। क्योंकि वहां पास आप ट्रिक नहीं लिख सकते हैं, वहां से वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसमें ट्रिक पर ही यूज कीजिएगा आप। उसमें पूछ देगा कि एक किसी ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, तो आप वो एक लाइन में 1 to 5 कर दीजिएगा, तो आपने क्या अप्रोच लिया, उसका क्या ओके। किया है। हाँ, तो वो सब नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो वो ट्रिक आपको हेल्प नहीं करेगा, उससे आपका थिंकिंग एबिलिटी नहीं बढ़ेगा, और उससे आपका ही नुकसान होगा। हालांकि वर्स्ट केस में आप जा सकते हैं कोचिंग, लेकिन उसको आप वर्स्ट ही केस के लिए बचा के रखिए। लेकिन अगर आप ये सब करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जैसे कि जो लोग भी एमएससी कर रहे हैं, तो अगर हम्म। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको आगे पीएचडी करनी है, नेट क्लियर करना है, तो एमएससी की जर्नी में आपको ऑनेस्ट रहना है, टोटली ऑनेस्ट रहना है नहीं आपको। नहीं, हाँ नहीं, ये नहीं। एमएससी के बाद आपको करना है ये तो वो अलग चीज है। क्यों? एमएससी आप पढ़ रहे हैं, मतलब आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो रियल एनालिसिस जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या आप एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे क्या? आप एमएससी कर रहे हैं, आप लिनियर अलजेब्रा कर रहे हैं, तो क्या आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्या?
ये तो आपको करना ही है। हम्म, नेट क्या है? नेट ये, अगर आप आगे पीएचडी करिए चाहे नहीं करिए, हो सकता है आप एमएससी के बाद बीएड की तरफ चले जाइए, एमएड की तरफ जाइए, नथिंग रॉन्ग, कोई कोई बुरा नहीं है कि आपको पीएचडी ही, एमएससी कर लिए हैं तो ये दबाव आ गया है कि अब मुझे पीएचडी ही करना है, नहीं नहीं, ऐसा जिनको बिल्कुल। क्लियर हो कि हाँ मुझे करना है पीएचडी, जिनको नेट हाँ में जाना हाँ, अगर नहीं भी क्लियर हो तो मैं तो ये बोलूंगा कि नेट आप ध्यान में रखिए ही, कि हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं एमएससी के बाद बीएड करूंगा, कोई बात नहीं, आप बीएड करिए, लेकिन आप नेट को ध्यान में रखिए, क्योंकि नेट ये एक तरीके का ये टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है करके, कि आपने क्या सीखा है, आपके क्या एक तरीके से थिंकिंग डेवलप हुई है, उसका एक टेस्ट है। और इसका एडवांटेज आपको आगे भी मिलेगा। लेट से आप बीएड करके आप स्कूल में, आजकल के स्कूल की ही बात करें हम, तो एडवांस स्कूल सब आ गए हैं प्राइवेट में, उनका फीस अच्छा खासा रहता है, वो लोग अच्छा खासा अपने फैकल्टी को भी पे करते हैं। तो ऐसे केस में वो आपको देखेंगे कि आपका नॉलेज कितना है, तो ये सब चीजें वहां आपको हेल्प करेगी। तो नेट को केवल ये नहीं देखना है कि मुझे पीएचडी में ही जाना है इसलिए मैं नेट करूंगा। आप एमएससी में आ गए तो आपका गोल होना चाहिए कि नेट निकालना है। वो आपका पीएचडी, वो तो ठीक है, वो गोल है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आपका ये होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और मैं नेट का एग्जाम लिखूंगा। ये तो आपका गोल होना ही चाहिए एक स्ट्रेटेजी से, है। वो अच्छा रहेगा। हाँ कहीं ना कहीं वो किसी भी लाइन में जाए वो यूज होने वाला ही है। तो आपको ऑनेस्ट होना अपने करिकुलम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया कि पीएचडी में भी जाते हो तो वो जो एक्सरसाइज करते हो वो कॉन्सेप्ट अगर डेवलप हो जाता है तो आगे भी काम दे रहा है। यहाँ पे ढीला दिए हो आगे भी दिक्कत होने वाला है फिर आप किस तरह। और वर्स्ट केस ये हो सकता है कि आपने एमएससी सही जगह से नहीं किया जहाँ पे कॉलेज नहीं होती, वहाँ पे आप कोचिंग जाने की आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर आप कर रहे हो तो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाइक कि आपकी पीएचडी जर्नी, लाइक आपका जो रिसर्च एरिया है ऑटोमेटा थ्योरी रिलेटेड, आई थिंक आई एम करेक्ट, सो रिलेटेड हम्म कंप्यूटर रिलेटेड एरिया। सो बीइंग ए मैथमेटिक बैकग्राउंड, कुछ चैलेंजेस आए इस एरिया में रिसर्च करने में, एंड टेल अबाउट आल्सो देयर इन्वायरमेंट, वहाँ का एक्सपोजर कैसा रहा, वहाँ पे डिस्कशंस होते थे, सिंपोजियम होता था, कॉन्फ्रेंस होता था, वो सब का एडवांटेज मिलता था। सो ऑल अबाउट दैट एक्सपीरियंस यू कैन से। हाँ। तो अगर मैं पीएचडी की बात करूं, तो जैसा कि आपने कहा कि मेरा ऑटोमेटा थ्योरी में है, वो थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एरिया है। तो उसमें चैलेंजेस थे, जैसे कि मैंने उसके जो एमएससी लेवल के कोर्स होते हैं वो मैंने, जैसे कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन होता है कि तो वो मैंने नहीं पढ़ा था। उसके बाद उसके जो लाइक कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी वगैरह होती है, अल्गोरिदम्स के कोर्स होते हैं, वो सब, ये सब कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स हैं, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है एमएससी में। एमएससी मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये सब एक चैलेंज था कि ये सब चीजें नहीं आता था मुझे, और मैंने नया एरिया चूज किया था। तो लेकिन हाँ, वो वहां जाके आपको कोर्स वर्क में समय मिलता है। कोर्स वर्क में यही होता है कि आप, जैसे कि मैंने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कोर्स नहीं पढ़ा था, तो मैंने कोर्स वर्क में मैंने एक वो पेपर पढ़ा, एक एल्गोरिदम्स का पेपर पढ़ा। तो वो हो जाता है, उससे इसमें उतना कोई डिफिकल्टीज नहीं आती है। ऑफ कोर्स थोड़े तो आते ही है, लेट्स से कि आप रियल एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ के जा रहे हैं और उसी एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सीख लिया है। आपने बीएससी में पढ़ा, आपने एमएससी में पढ़ा, आपने बहुत कुछ सीख रखा है। लीनियर अलजेब्रा की ही बात करूँ, आप लीनियर अलजेब्रा में रिसर्च करते हैं तो आप बीएससी में लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, एमएससी में लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो आपने ऑलरेडी बहुत चीज सीख लिया है, और देन यू गो ओवर देयर एंड डू। बट जो कि मेरे साथ नहीं था, मैंने वो सारे कोर्सेस एमएससी में तो नहीं पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा वो था। लेकिन हाँ, वो सब उतना इतना भी वो नहीं था, मुश्किल नहीं था। वहां जाके कोर्स वर्क में इन चीजों को ये चीजें थी कोर्स वर्क में। कोर्स वर्क वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपका क्या एरिया है, आप किस एरिया से पीएचडी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कोर्स वर्क डिजाइन होता है, रिकमेंडेड होता है, और वो लोग कोर्सेस रिकमेंड करते हैं, आप वो कोर्सेस कीजिए एंड देन आपके पास आप एक्चुअल रिसर्च करते हैं। हाँ, लेकिन चूंकि मेरा ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स नहीं, कोर्स वर्क तो मैंने पास कर लिया, लेकिन मेरा जो एरिया था वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं था। तो बाद में भी, कोर्स वर्क के बाद में भी मुझे एक दो पेपर मुझे एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ा था।
तो ये आप इसको एज ए चैलेंज देख सकते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, जो कि अगर आप लाइक प्योर मैथ या कोर मैथमेटिक्स में अगर आप रिसर्च कर रहे होते तो वो एक्स्ट्रा मेहनत आपको नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए थे। लेकिन चूंकि मैंने नहीं पढ़ा था तो मुझे पढ़ना पड़ा। ये इसको आप एक चैलेंज की तरह भी देख सकते हैं, और मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखता हूँ, क्योंकि उसका एडवांटेज मुझे अभी मिलता है। अभी जैसा कि हम जान रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस जो कि अपने हाँ बूम पे है, तो यहाँ पास उसका थोड़ा एडवांटेज है मुझे। मैं उन चीजों को रिलेट कर पाता हूँ मैथमेटिक्स से, तो वो है एक एडवांटेज। तो आप चैलेंज की बात कर रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस है, तो ये चैलेंज थे मेरे साथ। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा था कि वहाँ का कैसा माहौल है, एनवायरनमेंट है, क्या डिस्कशंस होते थे। हाँ, तो और वर्कशॉप वगैरह से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। तो हाँ, वहाँ एक अच्छा लाइक एक वर्क प्लेस है, बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, उसका भी एडवांटेज होता है आपके पास। जब मैं वहाँ था तो लगभग अराउंड 100 स्कॉलर्स थे, तो सब इक्वली टफ लाइक चैलेंज फेस करके आए हैं। तो सब लोग, आप सारे लोग एक इक्वल लेवल पे रहते हैं, एंड वहाँ एक दूसरे से डिस्कशन होता है। ऑफ कोर्स आपके सीनियर्स होंगे, लेट्स से आपके गाइड का कोई सीनियर है तो वहाँ होंगे, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका एरिया सेम है तो आप दूसरे स्टूडेंट से भी डिस्कस कर सकते हैं। वो सब इतना समय रहता है कि सब लोग डिस्कस कर लेते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो हाँ, और वर्कशॉप वगैरह वहाँ होता रहता है। आप ये भी है कि आप कंप्यूटर साइंस के में जाके अगर जो वर्कशॉप चल रहा है आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ऐसा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता है कि आप उधर से कैसे आ गए करके, ऐसा कुछ नहीं है। आप इवन आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाके कोई वर्कशॉप चल रहा है, कोई सेमिनार चल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वो जाके अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके का वहाँ एक लर्निंग इन्वायरमेंट है, जो कि एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट है। आपको आपके गाइड सपोर्ट करेंगे, एचओडी सपोर्ट करेंगे, जैसे कि आप कुछ भी किसी भी लेवल पे। तो हाँ, एक अच्छा माहौल था आईटी मद्रास का। ठीक है। यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, लाइक कि हम्म। एक अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना, लाइक आईआईटी मद्रास से करना, आपके कनेक्शंस और भी होंगे। सो और लोग भी, बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे जगह से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एडवांटेज होता है फ्यूचर में। और फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी में किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? एज ए लर्निंग देखना चाहिए, रिसर्च में जितना ज़्यादा ट्रेनिंग ले लें, जितना ज़्यादा एक्सपोजर ले लें, क्योंकि आगे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। गाइड के साथ रिलेशंस कैसा होना चाहिए? ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि अभी जैसे आपने बोला कि आपका जो एरिया था ऑटोमेटा थ्री, आप पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल रहा है इस चीज़ों का। तो जो भी पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो जॉब का भी कुछ सिनारियो थोड़ा कम्पिटेटिव हुआ है इन दिनों। तो उनको किन चीज़ों को बाद में ध्यान में रख के रिसर्च टॉपिक्स को चूज करना चाहिए, लाइक कंप्यूटर बेस्ड, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक बेस्ड, अप्लाइड बेस्ड, प्योर मैथमेटिक्स? तो ये 3 क्वेश्चंस है, आप एक-एक करके आंसर दे सकते हाँ हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था? हैं। सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि बीइंग गुड इंस्टीट्यूट्स लाइक हाँ, रेप्यूटेड अच्छा, इंस्टीट्यूट। गुड। हाँ, गुड इंस्टीट्यूट का एज आपको कैसे मिलता है? हाँ, ये तो है कि जैसे कि लेट्स से एक आईआईटी मद्रास से मैंने पीएचडी किया और किसी ने एक्स वाई जी से कॉलेज से किया। तो एक क्या रहता है कि जब आप इस मार्केट में जाते हैं, वर्क मार्केट में जाते हैं जब आप, तो वहाँ है कि एक उनको पता है, जो रिक्रूटर है उनको पता है कि आईटी मद्रास की क्या मैकेनिज्म्स हैं, वो कैसे फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आपको आईटी मद्रास में पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो आपका जो सीएसआईआर का स्कोर होना चाहिए वो 50-60 उसी के अराउंड होना चाहिए। अगर राइट। आपका स्कोर, आपका रैंक 200 है, देन दे विल नॉट कॉल यू फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब है कि वहाँ एक ऑलरेडी, मतलब कि जो एक अच्छे स्टूडेंट, आई मीन इसमें अच्छा खराब मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, कि जो रिक्रूटर है जो इस मार्केट में, उसको पता है कि वहाँ जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे स्टूडेंट को ही लिया जा रहा है। वो एक टेस्टेड मेथड है, आईआईटी मद्रास है तो वो एक टफ है। वहाँ के फैकल्टीज अच्छे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ का एक्सपोजर अच्छा है। तो आप अगर अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप अच्छा सीख ही लेते हैं, नहीं चाहते हुए भी।
तो जैसे कि किस कोई एक बच्चा है, वो उसके किस तरीके के माहौल में वो रहा है, किस सोसाइटी में वो रहा है, उस तरीके की वैल्यूज उसमें नहीं चाहते हुए भी आ ही जाती है। तो वो एक सही। डिपेंड करता है। तो हाँ, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होने का ये एक फायदा रहता है, क्योंकि आप जो वर्क प्लेस, जहाँ आप वर्क मार्केट में जब जाएंगे, आप पीएचडी करने के बाद आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका अल्टीमेट गोल तो पीडीएफ की तरफ जा सकते हैं, या डायरेक्ट आप कहीं काम लाइक जॉब पे आएंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब आप पीडीएफ में भी जाएंगे, तो जहां पीडीएफ में जाएंगे वो देखेगा, मतलब कि उसका आईआईटी मद्रास, इट्स नॉट अबाउट आईआईटी मद्रास, आई एम सेइंग कोई किसी भी आईआईटी का या बड़े इंस्टीट्यूट, आइजर का हो गया, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका एक एज रहता ही है। हाँ मीन्स वो फिर क्योंकि उनको पता है कि ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑलरेडी एक टफनेस को अडॉप्ट करते हैं, और इनका जो इन्वायरमेंट है वो उस तरीके का इन्वायरमेंट है, तो नहीं चाहते हुए भी स्टूडेंट कुछ न कुछ सीख ही लेगा, एक अच्छे तरीके का स्टूडेंट आया ही होगा। तो उसका एक एज रहता है, मतलब कि नाउ कम टू हाँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। हाँ, तो बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर किन चीज़ों का हम्म। बात में को ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, तो देखिए, बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर, अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो इसमें आपके लिए यही है कि आप आने वाले समय को प्रिडिक्ट कीजिए कि जैसे कि अभी कंप्यूटर, जैसे कि हमारे एमएससी में था, तो उस समय हमारे एमएससी में क्या था कि इलेक्टिव के कोर्स उतने ओपन नहीं थे, उतना ओपननेस नहीं था। तो मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आजकल तो बहुत सारे ओपननेस आ गए हैं। तो आजकल के स्टूडेंट के लिए एक अच्छा फायदा है कि आप कंप्यूटर साइंस के इलेक्टिव ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के इलेक्टिव ले सकते हैं। तो वैसे में लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि नहीं मैं तो मैथमेटिक्स से हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का इलेक्टिव क्यों लूंगा या स्टैटिस्टिक्स का इलेक्टिव क्यों लूंगा। आपको ले ही लेना चाहिए, वो अच्छा रहता है, क्योंकि इन सब चीजों का, क्योंकि और हाँ, जब आप एज ए रिसर्च स्कॉलर बनते हैं, मीन्स एज ए रिसर्च स्कॉलर कहीं ज्वाइन करते हैं, तो जैसे कि मेरा खुद में ही जैसे ऑटोमेटा थ्योरी है, तो उस समय मुझे काफी था कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटा थ्योरी में मैथमेटिक्स में बहुत कम रिसर्च होता है, मतलब कि भारत की मैं बात करूँ तो हाँ, वो होता है कंप्यूटर ऑटोमेटा थ्योरी में रिसर्च, पर वो कंप्यूटर साइंस वाले करते हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अगर देखिएगा कि ऑटोमेटा थ्योरी या थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, तो आपको गिने चुने ही फैकल्टी मिलेंगे, इवन आईआईटीज में। तो उस समय मुझे भी लग रहा था कि सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, सही हुआ गलत हुआ, इस तरीके का मन में बहुत शंका था। लेकिन आज मैं खुद को देखता हूँ तो जैसे कि लेट्स से अगर मैं ग्रुप थ्योरी से रिसर्च करके आता, या मैं फ्लूइड डायनेमिक्स से रिसर्च करके आता, तो आज मैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में हूँ। तो यहाँ के बच्चों को मैं क्या पढ़ाता? क्या जब ये जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, यहाँ हम चार पेपर बच्चों को पढ़ाते हैं, 4-5 पेपर डिपेंडिंग ऑन द देयर लाइक कोर्स एंड ऑल। जैसे कि एक लीनियर अलजेब्रा का हो गया, एक न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया, और एक कैलकुलस के पेपर्स हो गए। तो ये सारे पेपर पढ़ाए जाते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को। तो क्या जब ये बच्चा जाएगा, लेट्स से मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा दिया, और वो मैंने वैसा पढ़ा दिया जैसा मैं पढ़ के आया था, कि वेक्टर स्पेस निकालना, रैंक निकालना, नलिटी निकालना। तो जब वो किसी कंपनी में जाएगा, तो कोई कंपनी उसको मैट्रिक्स देगी 5x5 का क्या, और उससे बोलेगी कि तुम रैंक निकालो? क्या उसको एक दे देगी, सेट दे देगी और 2 ऑपरेशन दे देगी और बोलेगी कि तुम वेक्टर स्पेस निकाल, प्रूफ करके दिखाओ वेक्टर स्पेस है क्या? क्या हम ग्राफ थ्योरी पढ़ाते हैं तो उसको बोलेगी कि ये इसका ऑर्डर कितना है, इसका डिग्री कितना है, ये सब पूछेगी क्या? तो ये सब नहीं पूछेगी। तो वो क्या पूछेगी? तो उसको मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो अगर हाँ, तो उस सब का फायदा मुझे अभी मिलता है कि अगर मैंने थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में रिसर्च नहीं किया रहता, तो यहाँ मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता, और मैं मेरे जो आसपास जो कलीग्स हैं उनसे मैं एक एडवांटेजियस पोजीशन में हूँ, वो मैं नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैथमेटिक्स का कंप्यूटर साइंस में क्या यूज है। हाँ, दूसरे फैकल्टी जाते हैं, मेरे कलीग्स जाते हैं, वो जाते हैं, वो सीधे वी इज अ वेक्टर स्पेस एंड देन हाउ टू प्रूव दैट, हाउ टू फाइंड रैंक एंड नलिटी करके चले आते हैं।
तो जो कि मतलब कि इन बच्चों के लिए भी सही नहीं है, मतलब कि वो बच्चे इवेंचुअली रैंक एनालिटी निकालने वाले नहीं है, मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट निकालने वाले नहीं है। तो हाँ, तो वहाँ क्या था कि हाँ, अगर मैं तभी ही इस नेगेटिव एटीट्यूड में रहता, एज ए रिसर्च स्कॉलर में इस नेगेटिव एटीट्यूड में रहता कि अरे क्या कोर्स मिल गया है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में कौन पीएचडी करता है यार, मेरा तो जिंदगी खराब हो गया, इस नेगेटिव एटीट्यूड में रहता तो उसका मुझे डिसएडवांटेज मिलता। तो कभी भी निगेटिव एटीट्यूड में नहीं रहना है एज ए रिसर्च स्कॉलर। आप हमेशा सीखते रहिए, अब नए नए क्या एरिया आ रहे हैं आपके डोमेन के, क्या क्या डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट हो रहा है आपके डोमेन में, उस पर नजर रखिए। आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं तो आपको इसका एक फायदा होता है कि आपको जो बड़े बड़े रिसर्च जर्नल्स होते हैं उसका एसेस होता है। जैसे न्यू डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन आप किसी, हाँ, जो जिसकी आप बात कर रहे थे कि क्या एज होता है अच्छे इंस्टीट्यूशन से होने का, तो अगर कोई एक बच्चा है, वो मैं बहुत ही तेज है मैं मानता हूँ, और किसी बिहार के किसी कॉलेज से पीएचडी कर रहा है, तो आपके उसके पास उस जनरल का एसेस ही नहीं है। वो भले ही होशियार होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा मैं मानता हूँ, लेकिन उसके जो एरिया के जो डेवलपमेंट होंगे वो किसी जनरल में छपेंगे, और उस जनरल का उस कॉलेज के पास एसेस ही नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में एसेस ही नहीं है, तो वो कहाँ से उसको ट्रैक कर पाएगा। तो अच्छे इंस्टीट्यूशन से होने का एक ये भी एज होता है कि आपके पास सारे जर्नल्स के एसेस होते हैं, तो आप न्यू डेवलपमेंट्स को ट्रैक करते रहते हैं। और उसके साथ साथ आपको ट्रैक ही नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअस सीखना पड़ेगा चीजों को कि हाँ, ऐसा नहीं कि मैं तो अभी इधर बीएससी एमएससी में लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया और उसके बाद आ गया, मैं लीनियर अलजेब्रा में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं तो कोर्स वर्क में भी 2 पेपर लीनियर अलजेब्रा का पढ़ी, अब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं लीनियर अलजेब्रा। नहीं, आपको जो नए पेपर्स आ रहे हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, आपको हमेशा सीखता रहना पड़ेगा, हमेशा आप बुक पढ़िए। हाँ, वो कि रिसर्च पेपर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने एरिया के आपको अच्छे बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा। और हमेशा एक लर्निंग अप्रोच रखिए, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, निगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और आप हमेशा सीखते रहिए चीजों को, नए नए डेवलपमेंट से ध्यान रखिए। तो और हाँ, सॉफ्ट स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है। आप बोल रहे थे कि बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सॉफ्ट स्किल में जैसे कि राइटिंग, रिसर्च पेपर्स का राइटिंग होता है, तो अपने रिसर्च में कुछ फाइंडिंग्स निकाले, उसको जैसे तैसे करके लिख दिया, और वो एक आप उसको एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो उसका एक होता है कि वो आपका एक सॉफ्ट स्किल हो गया। आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा कि आप, क्योंकि आप अगर जब जाएंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर या पीडीएफ में आप लाइक के लिए आप इंटरव्यू देंगे, तो वहाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल भी, क्योंकि आप अपनी बातों को कन्वे कर पा रहे हैं कि नहीं। अब अभी मैं क्लास में जाता हूँ, अपनी बातों को कन्वे ही नहीं कर पाऊँ, मेरे अंदर बहुत सारा नॉलेज है। ये प्रॉब्लम मैंने देखी है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, कि जो फैकल्टीज होते हैं उनके पास यहाँ से पीडीएफ, यहाँ से पीएचडी, इतने सारे रिसर्च पेपर, लेकिन वो क्लास में जाके कन्वे नहीं कर पाते हैं बच्चों को कि क्या है वो। तो ये आपका सॉफ्ट स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल हो गया। ये सब आपको उसी पीएचडी के दौरान ही सीखना पड़ेगा, लाइक प्रेजेंटेशन स्किल, राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब सॉफ्ट है। इस सब का हालांकि अलग से तो कोर्स नहीं होता है, ये आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा, या कुछ सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, आप उसमें जाके टॉक वगैरह उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर में हमेशा लर्निंग अप्रोच रखिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। हम्म, और थर्ड क्वेश्चन क्या था? उसमें एक गाइड के साथ रिलेशंस। हाँ, हाँ, गाइड के साथ रिलेशंस, अब ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इसमें बहुत से अच्छे गाइड भी होते हैं और बहुत से खराब गाइड, इन द सेंस कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर अर्जुन ने महाभारत जीता तो उसमें कृष्ण का बहुत बड़ा हाथ था, बिना कृष्ण के अर्जुन महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाते। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गाइड इस बातों को भूल जाते हैं, और बड़े इंस्टीट्यूशन का मैं देखता हूँ तो ये एक निगेटिव भी बड़े इंस्टीट्यूशन या छोटे इंस्टीट्यूशन का नहीं है, लेकिन बहुत सारे जैसे आईआईटीज में बहुत सारी फैकल्टीज का ये एटीट्यूड रहता है
कि ये खुद से करेगा और उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में तो मुश्किलें हो जाती है चीज़ों को, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप अपने गाइड के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में रहिए, उनसे रेगुलरली मिलिए। हो सकता है कि वो आपको नहीं उतना सपोर्ट करेंगे, वो समझ में आ जाता है कि गाइड क्या कर रहा है। कोई जो भी पीएचडी करने जा रहा है इतना बेवकूफ नहीं होता है उस एज पे आके। तो लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो कभी कभी ऐसा लगेगा कि वो तो कुछ हेल्प ही नहीं कर रहा है, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। ये सही है, ये 50% केस में ऐसा। लाइक मैं कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें ये फाइंडिंग्स भी आया था। तो ये सही भी है। बहुत सारे फैकल्टी जैसे हैं या आपके गाइड ऐसे हैं जिसको पता नहीं है उसका स्कॉलर क्या कर रहा है, या पता भी है तो आप रिसर्च पेपर लेके जाइएगा, वो देखेगा, बोले हाँ नहीं नहीं तुम करो तुम्हारा काम है करके। उसको जबकि वो सजेस्ट नहीं करता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल। मैं ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द फैकल्टीज सिटिंग इन आईआईटीज और हायर इंस्टीट्यूशन, बट हाँ लेकिन बहुत सारे यहाँ पास ये भी हैं कि तो वो, लेकिन वो तो आपका लक है कि आपको कौन मिल गया है गाइड। तो हो सकता है कि आपको आपका गाइड सपोर्टिव ना हो, वो उसने आपको एक भी थ्योरम के प्रूफ में हेल्प ना किया हो, एक भी आइडिया सजेस्ट ना किया हो, इसके बावजूद भी दिल पे पत्थर रख के आप उनके, क्योंकि वो जरूरी हो जाता है क्योंकि बाद में आपको रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ हो सकता है कि आपको पीडीएफ में उनके कनेक्शंस होंगे, तो वहां पास वो आपका हेल्प कर सकते हैं। तो गाइड के साथ तो एक होना चाहिए कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर केस वर्स हो फिर भी वो ठीक रहता है। हाँ, और अच्छा अगर आपके गाइड अच्छे हैं इन दैट केस तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो आपको और मतलब कि आपका हेल्प कर पाएंगे, नए आइडियाज पे आपसे बात करेंगे, नए थ्योरम प्रूफ की नई टेक्निक्स पे बात करेंगे। आपको बताएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास आपसे ज्यादा समय है, आपसे ज्यादा एक्सपर्टीज है, तो वो आपसे ज्यादा पेपर पढ़ते हैं, वो आपसे ज्यादा सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। तो उनको नए नए आइडियाज होते हैं कि कोई थ्योरम या कोई रिजल्ट कैसे प्रूफ होता है, उनके पास नए नए टेक्निक्स होते हैं, एडवांस टेक्निक्स होते हैं, तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपके गाइड अच्छे हैं तो। और ऑफ कोर्स दैट दैट विल हेल्प यू। और आपके गाइड अच्छे नहीं भी हैं इन दैट केस ऑल्सो आपको उनका रिकमेंडेशन लेना है। तो हाँ, आपको बनाना ही बिल्कुल, पड़ेगा। काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से आपने सारी बातों को बताया। लाइक मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है सुन रहा हूँ, लाइक आपने चीज़ों को बताया कि लीनियर अलजेब्रा की बात की, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हो तो और कंप्यूटर साइंस में भी रिलेटेड रिसर्च कर लेते हो, तो आपको दोनों एज पता चल जाता है कि कैसे कहाँ पे यूज हो रहा, किस तरह से डिलीवर करना है स्टूडेंट्स को। ये आइडिया उसको मिल सकता है जो कि दोनों फील्ड में जा चुका है। कहीं हाँ, ना कहीं यूज तो होता है इसलिए पढ़ाया जा रहा है कोर्स में मैथमेटिक्स, तो एग्जैक्टली कैसे उस एग्जैक्टली। तरह से डिलीवर करना ये आपको पता चल जाता है। और इंस्टीट्यूट्स का मैटर, इंस्टीट्यूट्स का एज होता है जो भी इंडिया में जो भी जॉब्स का सिनारी है वहाँ पे ये मैटर करता है, तो मैटर करता है तो इसमें कोई बात है ही नहीं फिर बोलने की। दूसरा चीज़ गाइड के साथ रिलेशन, तो गाइड हमेशा मैटर करेगा। फ्यूचर में आप पीएचडी कर लेते हो तो रिलेशन तो अच्छा रखना ही है। रिकमेंडेशन हो गया, कम्युनिकेशन, ये पोस्ट डॉक के लिए कनेक्शंस हो गए, उनका मैटर कर जाता है। दूसरा चीज़ अगर वो डिस्कशन डिस्कशन कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो एक प्लस एडवांटेज है और उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। बाकी जो भी नेक्स्ट, तो बहुत सारे लोग उस हायर स्टडी में जाना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, उसके बाद उनको भी जॉब के लिए जाना है, हम्म। तो उनको किन बातों को ध्यान में रख के रिसर्च टॉपिक चूज करना चाहिए? जैसे मैंने पहले बोला था कि हाँ, कंप्यूटर रिलेटेड हो गया, अप्लाइड हो गया, जॉब के चांसेस उसमें ज़्यादा हैं, कुछ कम्पिटिटिव है, पोस्ट डॉक मिलने के लिए क्या क्या मैटर कर रहा है। तो बहुत सारे लोग आज के डेट में पीएचडी करने से पहले ही अवेयर हैं और बहुत ज़्यादा कभी कभी वरीड भी हैं कि जॉब का सीन थोड़ा कम्पिटिटिव होते जा रहा है, इवन पीएचडी पोस्ट डॉक। सो उनके लिए आप क्या सजेशंस, किन किन बातों को ध्यान में रख के आगे चलना चाहिए ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, रिसर्च को एज ए पैशन फॉलो करें, इंटरेस्ट ले, रिसर्च को एंजॉय करो। बहुत सारे लोगों का इंडिया में होता है कि हाँ चलो फेलोशिप है, ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ये आप भी मानते हो कुछ चीज़ें होती है, तो इस बारे में उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, तो हाँ बहुत सारे जैसा कि आपने कहा कि स्टूडेंट ऐसे होते हैं एमएससी में जो कि जस्ट बिकॉज फेलोशिप इज देयर दे ज्वाइन पीएचडी।
तो वहाँ पास वो केवल इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ 30,000 35,000 का मुझे फेलोशिप मिलेगा, 5 साल का फेलोशिप मिलेगा, तो मैं पीएचडी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद क्या करेंगे? आपने 5 साल तो इस 30,000 35,000 के लिए आपने कर लिया पीएचडी, उसके बाद क्या करेंगे? तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। आप सोच समझ के आइए कि क्या आप रियली इंटरेस्टेड हैं। सोच समझ के, सर मेरा ये मतलब है कि हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन यू डू कम, तब डू ज्वाइन पीएचडी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हाँ जरूर ज्वाइन कीजिए पीएचडी। और क्योंकि नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाद में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा तो नहीं है कि शॉर्टेज है मार्केट में पीएचडी स्टूडेंट्स का और आप हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। आप पीएचडी कर लेंगे, ऑलरेडी मार्केट में लाइक सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इन दैट केस आपका नंबर ही नहीं आएगा, एंड तो वो आपके लाइक फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाएगा। तो ये मत कीजिए। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, रियली आप पैशनेट हैं चीज़ों को सीखने में, मैथमेटिक्स को सीखने में, और तभी इस फील्ड में आइए। और पीएचडी करते समय, लाइक पीएचडी में एडमिशन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टॉपिक में? तो सबसे पहला था आपका इंटरेस्ट, कि आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। उस टॉपिक को आप रियल एनालिसिस में है, लीनियर अलजेब्रा में है, अलजेब्रा में है, वो आपका कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होता ही है एमएससी में, आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। हाँ, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग बैड। लेट्स से आपका इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं एरिया चेंज करना, ये भी एक अच्छा बात है। जैसे कि आप कंप्यूटर, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस हो गया, या स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं, जैसे कि मैं जो एमएससी किया था, मैंने स्टैटिक्स का एक भी पेपर नहीं पढ़ा था, मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं आता। वो 10th वाला मीन मीडियन मॉड की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जो क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एमएससी स्टैटिस्टिक्स था, लाइक बीएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, तो उतना स्टैटिस्टिक्स तो मुझे नहीं आता था। तो जैसे कि मैंने एमएससी मैथ किया, लेकिन मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं पीएचडी स्टैट में कर सकूं, तो ये भी एक गलत डिसीजन नहीं है। आप एक नया चीज सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो मार्केट मार्केट डिमांडिंग चीज है। स्टैटिक्स में अगर आप कर लेते हैं पीएचडी, तो मैथ वालों से ज्यादा आपकी वैल्यू हो जाएगी। अभी लाइक मैं करंट मार्केट सिनारियो की मैं बात करूं, तो ये भी आप सोच सकते हैं कि एरिया चेंज करना है, तो ऐसा नहीं कि डर गए। वही मैं कह रहा था कि लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, क्योंकि आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आप एडॉप्ट कर लेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए बहुत लाइक वेन्यूज खुल जाएंगे। आप थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस की तरफ जा सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ जा सकते हैं, ये सब फ्यूचर में इन सब का यूज है। तो आप इन चीजों का ध्यान में रखते हुए आप अपने टॉपिक्स को चूज कर सकते हैं। हम्म। हाँ, स्टिल कहें तो ठीक है, एआई डेटा साइंस ट्रेंड में है, कंप्यूटर बेस्ड टॉपिक्स ट्रेंड में है, उससे रिलेटेड जॉब जॉब डिमांड्स भी हैं आजकल, उससे हम्म। रिलेटेड एकेडमिक एकेडमिक लाइन के अलावा भी ऑप्शंस हैं जॉब्स के, कहीं ना कहीं कुछ हाँ हाँ जॉब्स। हाँ हाँ। तो हम्म। बट स्टिल किसी का पैशन है लाइक प्योर मैथमेटिक्स, सो अगर हाँ। अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके भी स्कोप्स हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। आपका इसमें क्या व्यू है? हाँ, जैसे कि पहला, हाँ एक्चुअली होता क्या है कि एमएससी जो है वो इंडस्ट्री रेडी और मार्केट रेडी वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं हाँ। है, लाइक कोर्स नहीं है। जैसे कि बीटेक, ये बीटेक क्या है कि लाइक इंडस्ट्री रेडी और मार्केट रेडी कोर्स है। आप बीटेक करते हैं, सीधे कंपनी में काम करने चले जाते हैं, लेकिन एमएससी नहीं है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि एमएससी नहीं है। उसी तरीके से तो ये आपको एमएससी करने के बाद हो सकता है कि कभी कभी आप ये भी कर सकते हैं कि आप एमटेक कर लीजिए। जैसे आईआईटी मद्रास में था एक एमटेक, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से ही एमटेक का कोर्स था, तो वो आप कर सकते हैं। तो आप एमटेक कर सकते हैं एमएससी के बाद, और देन लाइक दैट इज अ मार्केट रेडी लाइक कोर्स। तो आप उसके बाद सीधे मार्केट में जा सकते हैं, प्लेसमेंट वगैरह और कंपनी में जा सकते हैं। इसके बाद या आप वो कर सकते हैं, उसके बाद बीएड वगैरह आप कर सकते हैं, या उस डायरेक्शन में जा सकते हैं।
आपका जो क्वेश्चन था कि क्या कि था? हाँ, प्योर मैथमेटिक्स में स्टिल बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है, हाँ द हाँ हाँ अच्छे हाँ, स्टूडेंट। नहीं 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 नहीं, तो प्योर मैथमेटिक्स में है इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर साइंस इतना है तो मैथमेटिक्स का वैल्यू कम हो गया है या हाँ, केमिस्ट्री का वैल्यू कम हो गया है, नहीं नहीं। वो ये गलत अप्रोच है चीजों को देखने का, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी अपनी वैल्यू है। आप अगर आपका इंटरेस्ट है लाइक लेट्स से प्योर मैथमेटिक्स में, तो आप प्योर मैथमेटिक्स में ही रिसर्च करिए, उसमें भी बहुत एडवांटेज है। आप पीडीएफ के लिए जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए जा सकते हैं, उसके बाद हायर इंस्टीट्यूशंस में प्लेस हो सकते हैं। या आप लाइक अप्लाइड में है, आपका डिफेंस एजुकेशन वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसमें भी पीएचडी कर सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है कि नहीं नहीं जो डिफेंस एजुकेशन में पीएचडी कर लेगा तो कंप्यूटर साइंस का डिमांड है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये एक गलत अप्रोच है, गलत तरीके से चीजों को देखने का नजरिया है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर उसमें पूरा इंटरेस्ट है आप तो आप उसी में करिए। लेकिन हाँ, अगर आप डाउट में हैं, अगर ऐसा कुछ आपने मन में रिजिड रूप से नहीं रखा है कि मुझे तो प्योर में ही करना है, मुझे तो अप्लाइड में ही करना है, इन दैट केस यू कैन थिंक कि क्या थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करना फायदेमंद रहेगा क्या। इन दैट केस यू कैन थिंक कि क्या स्टैटिस्टिक्स में मूव करना या जंप करना सही रहेगा क्या। ऑफ कोर्स ये सही रहेगा। और आप ये भी सोच सकते हैं, जैसे मैं खुद भी, जैसे कि मेरा थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है, अभी मैं एमटेक कर रहा हूँ आईआईटी पटना से एआईएमएल में, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। और तो अगर आपका लर्निंग अप्रोच है तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी माहौल में अडॉप्ट हो सकते हैं, आप कुछ नया सीख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अगर लर्निंग नेचर होना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप अपग्रेड हो पाएँगे, क्या सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम्म हम्म उसको अडॉप्ट करने के इंटरेस्ट आपके अंदर आएगा। आप अगर फिर रुक नहीं सकते, मतलब इंटरेस्ट रहेगा तो रुकना सही भी नहीं है। चीज़ों को हम्म नया-नया चीज़ों की ज़रूरत है, उसको आप सीखते रहिए, अडॉप्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये एटीट्यूड होना चाहिए, जैसे आपने बताया एमटेक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपका यूज़ होने वाला है और डिमांडिंग है, तो आप अपना इंटरेस्ट को अपग्रेड करना देख रहे हैं, अपग्रेड करने की हाँ सोच रहे हैं चीज़ों को। हाँ, तो अदरवाइज़ इसका नहीं भी तो कंप्लीमेंट है। हुँ। सॉरी प्लीज। बिल्कुल कुछ ऑप्शंस की बात करें लाइक पीएचडी के बाद एकेडमिक के अलावा कुछ ऑप्शंस आप ज़िक्र करना चाहें, क्या-क्या और भी ऑप्शंस हैं एज़ ए प्रोफ़ेशनल वे में? हाँ, तो 90% जो है, 90 या मैं बोलूँ 95% तो आपके पास पीएचडी के बाद तो मैं जहाँ तक कहने के लिए तो, और चैट जीपीटी से देख के तो उसके बहुत सारे आंसर्स दिए जा सकते हैं, रिसर्च कंसल्टेंट्स, आर एंड डी, बला बला बला। लेकिन इन रियलिटी जो है वो तो कटु सत्य यही है कि पीएचडी के बाद, मैथमेटिक्स में पीएचडी के बाद आपके पास या तो आप पीडीएफ की तरफ जाइए, और वहां से फिर से मुड़ेंगे तो आप एकेडमिक्स में ही आएंगे, एज ए लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर ही ज्वाइन करेंगे। हुँ, 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 हुँ। तो मेरी जहाँ तक समझ है उस, या तो हाँ, या तो फिर कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे यूपीएससी पीसीएस उसकी तरफ जा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो, यूपीएससी अगर आप जा रहे हैं तो बैड डिसीजन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन इन रियलिटी चैट जीपीटी से ढूंढ के तो बहुत आंसर दिया जा सकता है, लेकिन रियलिटी में तो यही है कि 95% केस में कि आपको पीएचडी करने के बाद आपके पास एक यही विकल्प बच जाता है, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। या ऑफ कोर्स अगर आप पीडीएफ में जाएंगे तो फिर से तो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ही आना पड़ेगा। तो 95% तो यही है। हाँ, बहुत कम एग्जाम्पल्स हमें ऐसे मिलते हैं कि वो रिसर्च में कहीं रिसर्च कंसल्टेंट हैं या इस तरीके के पोस्ट को, और आर एंड डी में कहीं किसी कंपनी में है या उस पोस्ट को डील करते हैं, होल्ड करते हैं। तो ये बहुत गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं, बट इन रियलिटी आपके पास यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है। हाँ, या आप हाँ, खुद का मतलब भी। कुछ ऑप्शंस आर-एन-डी के हैं, बट हम्म रियलिटी जो आप सही बात बोल रहे हो कि मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं है, जितना दिख जाता है हमें हाँ, अखबार में सब। हाँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। अब मैं अमेरिका के हिसाब से मैं नहीं आंसर दे रहा हूँ। भारत में इन रियलिटी आपके पास पीएचडी के पास
आपके पास यही 90% जो है वो यही है, असिस्टेंट प्रोफेसर। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन करेंगे। एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन आपसे, छोटा सा आंसर भी चाहेंगे कि जैसे आपके पास भी ऑप्शंस होगा ना, पीडीएफ करने चले जाते हैं, है ना, पीडीएफ का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आईआईटी मद्रास से तो एज तो होगा, उसका एडवांटेज होगा, मिल रहा होगा, तो आपने उस चीज़ों को कैसे अपने आप को समझाया और जॉब की तरफ प्रेफर किया, क्या आंसर हो सकता है आपका? हाँ हाँ, इसका ये है कि ये तो अपना इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो पीएचडी के दौरान मतलब कि पीएचडी से पहले ही मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था, और मेरा पीएचडी में मैं गया भी, मैंने पीएचडी किया भी, लेकिन उस लेवल का इंटरेस्ट मेरे में नहीं आ पाया कि मैं फर्दर रिसर्च में ही जाऊं करके। तो ये मेरा पर्सनल है, और ये मैं खुद को टीचिंग से ज्यादा एसोसिएट करता हूँ रादर देन रिसर्च। यहाँ पास मैं एक एग्जांपल भी अभी आपको दे रहा था कि मुझे ये अच्छा भी लगता है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि मैं लीनियर अलजेब्रा बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो लेकिन बच्चे वहां जाके वेक्टर स्पेस, डायमेंशन, ये रैंक नलिटी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज करेंगे। तो मैं खुद से भी एफर्ट डालता हूँ, और मैंने तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि मैथमेटिक्स, मेरा जो पहला क्लास होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, व्हाई यू शुड लर्न मैथमेटिक्स, हाउ मैथमेटिक्स इज गोइंग टू हेल्प यू एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। कंपनी में आपको रैंक एनालिटी नहीं, थ्योरम नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा? तो ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है, मैं खुद को टीचिंग से ज्यादा एसोसिएट करता हूँ, तो इसीलिए मैं लाइक पीडीएफ में नहीं गया। ऑफ कोर्स ऑप्शंस थे, मैं जा सकता था। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे कि मुझे पीडीएफ ज्वाइन कर लो, ऐसा भी नहीं था। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स मैं एफर्ट डालता तो मुझे पीडीएफ मिल जाता, लेकिन मैं खुद को उस हिसाब का मुझ में नहीं आ पाया रिसर्च एप्टीट्यूड, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता था, मैं टीचिंग में ही आना चाहता था। मुझे टीचिंग अच्छा लगता है, चीज़ों को रिलेट करना अच्छा लगता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है। तो मैं नई नई चीज़ें सीखता हूँ। मेरा जैसे कि अभी मैं बता ही रहा था कि लर्निंग एटीट्यूड है, तो मैं एमटेक कर रहा हूँ ताकि मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मूव कर सकूँ, नॉट टू डू बिग रिसर्च करके, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, नया एरिया पढ़ाना चाहता हूँ, टीचिंग में जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए तो ये मेरा खुद का है, पर्सनल है कि मेरा टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं था, तो इसीलिए मैं पीडीएफ की तरफ नहीं गया। मैंने इसको प्रायोरिटी में, टीचिंग को प्रायोरिटी में रखा, और मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इसको ज्वाइन किया। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी मिली, ये भी एक थोड़ा-सा वजह है कि हाँ, अपॉर्च्युनिटी मिल गई, तो ऑप्शंस के बारे में दिमाग में आया नहीं कि क्या ऑप्शंस, पोस्ट डॉक जाना चाहिए, पीडीएफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कि अल्टीमेट भी होते हैं कि बाद में भी लोग पीडीएफ करने के बाद इस लाइन में आते हैं, टीचिंग में आते हैं। सो नहीं, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ करने के बाद इस लाइन में आते हैं तो पहले इसी लाइन में आना चाहिए, वो नहीं है। वो है कि आपका वो आप पे डिपेंड करता है कि हाँ, आपका किस हिसाब का आपका रिसर्च हुआ है, आपका किस हिसाब का इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये आपको कुछ ऐसा टॉपिक मिल गया है और आपको लगता है कि उसमें और एक्सप्लोर किया जा सकता है, अच्छे से रिसर्च किया जा सकता है, देन जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का, मेरा वो टीचिंग का है, तो मैं उस चीजों को रिलेट करता हूँ कि वो कंप्यूटर साइंस से कैसे रिलेटेड है, रैंक कैसे रिलेटेड है, ग्राफ थ्योरी कैसे रिलेटेड है, वो डिलीवर करता हूँ। और जबकि बहुत सारे फैकल्टीज हैं, वो सीधे जाके रैंक एनालिटिक्स थ्योरम पढ़ा दिए, उसको नहीं मतलब है कि वो कैसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो वो उनका है, वो ज्यादा रिसर्च टाइम अपना रिसर्च पेपर लिखने में लगाते हैं, मैं ज्यादा टाइम अपना टीचिंग में लगाता हूँ। यूजीसी भी मैं देख रहा था, तो यूजीसी का भी अप्रोच है कि यूजीसी भी इस बातों को इनकरेज करती है कि और मानती है और इनकरेज करती है कि सारे लोग जो इस एरिया में आ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, सबका एटीट्यूड एक जैसा नहीं हो सकता है। सारे फैकल्टीज केवल रिसर्च की तरफ ओरिएंटेड नहीं हो सकती है, और सारे फैकल्टीज टीचिंग की तरफ ओरिएंटेड नहीं हो सकती है। तो ये इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई करेंगे और उसको उस हिसाब से रिवार्ड करेंगे।
तो ये ऐसा नहीं है कि वो सही है, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, वो सही है, हम्म, जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वो सही है, मैं टीचिंग बेटर वे में कर रहा हूँ तो मैं सही हूँ। नहीं, ये तो अपना अपना ओरिएंटेशन है, अपना अपना एटीट्यूड है, ये किसी के साथ भी कैसे भी हो सकता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को यूजीसी इनकरेज करती है, रिवार्ड करती है। हाँ, हालांकि अगर आप मेजर तौर पे देखेंगे तो रिसर्च पेपर को ज्यादा वरीयता दी आती है, कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू रिसर्च, सॉरी, इन कंपैरिजन टू टीचिंग ठीक के। है। हाँ, ये, हाँ, तो वो रियलिटी में है, लेकिन हाँ, अभी थ्योरी में आया है, तो एक दिन रियलिटी में भी आएगा, वहाँ अच्छे टीचर्स को रिवार्ड किया जाएगा। तो ये है। ठीक हाँ, है। सो अभी आप एकेडमिशियन है, एक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो हम्म। अपने आप को काफ़ी चीज़ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो अपने आप को आगे कहाँ देखते हैं, मतलब आने वाले टाइम में किस चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, कुछ आइडेंटिटी बनानी है, कुछ और एक्सपोजर लेना है, एज ए रिसर्चर सेटिस्फाइड खुद को कर रहे हैं। सो अपने आप को आगे में इस लाइन में जो भी प्रोफेसर्स भी आते हैं, तो अपने आप को आगे क्या कहाँ देखते हैं, मतलब कुछ और, कुछ ना तो कुछ टारगेट न्यू बनाया होगा पहले था कि हाँ जॉब लेना है, जॉब मिल गई, फिर न्यू है, उस लाइन में कहाँ पे देखते हैं आप लोग? हाँ, आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, यही ना? डेफिनेटली। हाँ, तो मेरा तो यही है कि मैं आपको अपने आप को एज ए रिसर्चर आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। वो ठीक है, जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ के लिए पेपर इम्पोर्टेंट है, तो वो एक आध पेपर लिखना अलग बात है, पर मैं अपने आप को रिसर्चर एज ए रिसर्चर आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। हाँ, मैं खुद को टीचर आइडेंटिफाई करता हूँ, और मैं एक बेटर टीचर हमेशा बनने का सोचता हूँ। और मैं आगे अगर मैं देखूं तो यही है कि मेरा एमटेक अभी चल रहा है, इससे को मैं करके अपना फील्ड चेंज करूंगा। अभी मैं मैथमेटिक्स में हूँ, तो यहाँ मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी 3 साल का है, और 1-2 साल में जब मेरा एमटेक कंप्लीट हो जाएगा तो 5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद है जो मैथमेटिक्स, मैं कंप्यूटर साइंस में चला जाऊंगा, और मैं वहाँ लाइक एज खुद को बेटर टीचर बनाने का प्रयास करूंगा, मेरा यही गोल है। हाँ, और रहा रिसर्च की बात, तो वही रियलिटी में तो यही है कि इंस्टीट्यूशन रिसर्च पेपर को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो 1-2 पेपर लिखना रिसर्चर नहीं होता है। तो हाँ, हाँ, मैं खुद को एज ए टीचर की तरह कहीं न देखता कहीं हूँ। आपके अंदर जो आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप फ़ॉलो कर रहे हो, टीचिंग में इंटरेस्ट है हाँ, जो, तो हाँ, उसके लिए आप जो लर्निंग जो चाहिए, नया चीज़ सीखना है, नया चीज़ को सीख के हाँ, पढ़ा, वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो जो कि आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ज़्यादा ऑप्शंस पढ़ाने के लिए मिलेगा उस एरिया में। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, यहाँ जैसे कि मैथ का ये भी था करने का, वहाँ से एमटेक करने का है कि मैथमेटिक्स में क्या है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 3-4 पेपर ही पढ़ाना रहता है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ, और बार बार वही रिपीटेशन हो रहा है। और तो कंप्यूटर साइंस में जाऊंगा तो वहाँ बहुत सारे पेपर्स होते हैं, क्योंकि वो अभी कंप्यूटर साइंस ही ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, और बहुत कुछ पढ़ाने को बिल्कुल। मिलेगा। तो हुँ। कहीं न कहीं न्यू न्यू चीज़ें, ऐसे न्यू चैलेंजेज़ आते रहने चाहिए ना, लाइक जैसे आपने बोला एक ही टॉपिक मिल रहा है, तो वो थोड़ा-सा ट्विस्ट जो है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। हाँ, आदमी हाँ, हाँ। पढ़ रहे हैं, हाँ, पढ़ना है। ऐसा लग रहा है कि सैचुरेशन लेवल पे मैं पहुँच गया एग्ज़ैक्टली, हूँ। और कहीं न हाँ, कहीं आपने एक बेहतर, आप एक बेहतर एग्ज़ाम्पल हो, क्योंकि आप एमएससी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थे और इस तरह से नए चीज़ सीखने के बाद उस लाइन में स्विच करना भी चाह रहे हो। तो हाँ, अपने आप के इंटरेस्ट को आप फ़ॉलो कर रहे हो, जो आपके हाँ। सो एक कुछ जनरल क्वेश्चन पूछूँगा, ऐसे लाइक कि हुँ, हमारा जो लाइन है, जैसे मैं भी हायर स्टडीज़ से रिलेटेड कनेक्टेड हूँ, आप भी हो। हुँ, हुँ। तो इस लाइन में थोड़ा-सा ब मतलब प्रोफ़ेशनली, फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबिलिटी आने में थोड़ा टाइम लगती है। कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम माँगती भी है उस चीज़ों के लिए, प्रोफ़ेशनली ग्रो करने के लिए। तो जो पर्सनल टाइम होता है और प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पर्सनल लाइफ़, उसको बैलेंस करने में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर उसको कैसे बैलेंस किया जाए? अगर किसी के लिए प्रोफ़ेशनल लाइफ़ इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ़ भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का अलग-अलग इंटरेस्ट हो सकता है। तो बैलेंस कैसे किया जाए? तो आप कैसे उसको करते हो और इसको कैसे आप देखते हो?
हाँ, ये बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप ऐसा तो है, ये कोई एक लाइन नहीं है कि इस लाइन के इधर पर्सनल लाइफ, इस लाइन के इधर प्रोफेशनल लाइफ, ऐसा कोई लाइन नहीं है। तो ये स्वाभाविक है कि आपका पर्सनल लाइफ आपके प्रोफेशनल लाइफ को इंटरफेयर करेगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ आपके पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करेगा। ये तो स्वाभाविक है, इसमें वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको करना ये है बैलेंस करने के लिए कि आपको आपके ऑफिस का काम घर पे नहीं लाना है, और आपको अपने घर का काम ऑफिस में नहीं ले जाना है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी सेमेस्टर एंड होता है, तो सेमेस्टर एंड होता है तो उस समय मैं सारे स्टूडेंट के असाइनमेंट्स को घर पे लाता हूँ और चेक करता हूँ। तो ये सब तो एक्सेप्शन उसकी में, इन जनरल आपको आपके अपने ऑफिस का काम घर पे नहीं लाना है, और घर का काम आपको ऑफिस में नहीं करना है। आपको ईमानदारी से ऑफिस का काम ऑफिस में करना है और घर का काम घर में करना है। कभी कभी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, कोई डेडलाइन फॉलो करना हो गया या कुछ ऐसा, तो इन दैट केस यू कैन डू। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको दोनों के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। कभी कभी मैं देखा हूँ अपने आसपास के लोग अपने पर्सनल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, घर का काम ऑफिस में कर रहे हैं, या तो उससे आपका क्या होगा कि प्रोफेशनल ग्रोथ कम होगा। लोग भी आसपास जो है वो देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी कम होगी, आप डेडलाइंस मीट नहीं कर पाएंगे। तो वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करेगा। और इवेंचुअली अगर मैं देखूं तो ये जो आपका जो पर्सनल लाइफ बना है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ का एक बहुत बड़ा योगदान है। फाइनेंशियली मैं अगर बात करूं, तो अगर आपका पर्सनल लाइफ क्या वैसा पर्सनल रह पाता जैसा अभी है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर दिस प्रोफेशन, आप इस प्रोफेशन में हैं, यहाँ ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है उस पर्सनल लाइफ को चलाने के लिए, तो आपको अपने इस प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ईमानदार रहना पड़ेगा। तो ऑनेस्ट आपको रहना पड़ेगा, और आप ये कर सकते हैं कि आप जनरली आप अपने घर का काम ऑफिस मत लाइए, ऑफिस का काम घर मत ले जाइए। वो ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने आंसर किया और आई थिंक जितना भी क्वेश्चन पूछा काफ़ी लिटरली मैं भी एन्जॉय किया आपकी बातों को। मेरा ऐसा है कि मैं जब प्रोसेस करता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ जो भी चीज़ें कन्वर्सेशन होती है बाद में, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ सीखा यहाँ से आपसे, आपके टॉक से और जो भी क्वेश्चन्स था आई थिंक ऑडियंस को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। लाइक सीएसआर नेट से रिलेटेड हो गया, पीएचडी जर्नी से रिलेटेड हो गया, इंस्टीट्यूट्स के बारे में हो गया, कैसे पैशन को फॉलो करना है, कैसे एकेडमिकली ग्रो करना है, हर एक चीज़ों का आंसर आपने दिया। क्या जो भी हायर स्टडी में जाने वाले हैं उनको किस चीज़ों को ध्यान में रख के आगे रिसर्च टॉपिक चूज करनी हो या किनको जाना चाहिए फेलोशिप में ध्यान में रख के, नहीं सारा डिटेल्स में एक एक चीज एक अच्छे लहजे में आंसर आंसर है। जैसा कि मैं आपके बारे में सुना था, तो आपकी जो आवाज़ में काफ़ी मिठास है, काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, मुझे भी मज़ा आया। जाते जाते कुछ ऑडियंस को इस चैनल के माध्यम से कुछ और पॉइंट्स, कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें शेयर अगर आप करना चाहो तो आप 2 मिनट में कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो यही कि आप सबसे कुछ भी आप पढ़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई प्रोफेसर बन जाइए, कहीं किसी कंपनी में काम करिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छा आदमी बनना। आप कोशिश करिए, आप वो बनिए और ईमानदार रहिए, एक अच्छा आदमी बनिए, दूसरे के प्रति थोड़ा काइंडनेस रखिए, हम्बल रहिए। ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि अर्निंग 1 लाख 2 लाख 3 लाख करके। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी अच्छा पॉइंट्स आपने मेंशन किया यहाँ पे। जैसा कि आपका जो आप चीज़ें शेयर कर रहे हो आपकी आवाज़ में भी झलकता है और वो ऐसे इंसान भी हो जो आपने पॉइंट नोटिस किया कि काइंडनेस रखिए, एज़ ए ह्यूमन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुड ह्यूमन बनना इम्पोर्टेंस लाइफ की होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए, आई थिंक। So, thank you very much sir, for your precious time and all description of all questions very briefly in details. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका।